आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मेहरान बैंक स्कैंडल की, जिसके मरकजी किरदार यूनुस हबीब ने अब एक दरखास्त दी है कि इसकी तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए और अगर ये मुमकिन ना हो तो सियासतदानों से रुकूम की वापसी के लिए इसकी जो जिम्मेदारी है वो नैब को सौंपी जाए। उधर एक नया इंकशाफ हुआ है कि पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए 2009 में IB के सीक्रेट फंड्स का इस्तेमाल किया गया। इस इल्जाम पर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस तरह के इल्जामात लगाकर असल हकायक से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम पर पैसे लेने का इल्जाम लगाकर NR और स्विस केसेस पर उठने वाली आवाज को नहीं दबाया जा सकता। कौन किस पर इल्जामात लगा रहा है, इल्जामात क्या सियासत में क्या आप तक और हम तक ही हकायक पहुंच सकेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज स्पेशली खास तौर पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि औरतों को गैरत के नाम पर आखिरकार क्यों कत्ल किया जाता है, क्यों औरत को वनी की भेंट चढ़ा दिया जाता है, आखिर हमारे मुआशरे से ये जहालत कब खत्म होगी। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे चौधरी सगीर और सखर से हमारे साथ होंगे अहकर रिजवी। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर, बैन अवी सतह पर और मईशत से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं हमारे पास आपको बताने के लिए। सईद काजी साहब हैं और समी इब्राहिम साहब। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि उनके पास क्या खबर है। शाजिया, बिल आखिर जो कौमी सलामती कमेटी थी हमारी, उसने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली और फिर गुज़श्ता रात ऐवान सदर में एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत शरीक थी और इनको हतमी शक्ल दी गई। अब ये पार्लिमान में पेश की जाएंगी ताकि वहाँ पर बहस हो सके। लेकिन जो हमें बताया ज़राए ने, उसमें इन सिफारिशात में ये सिफारिश की गई है कि नेटो की सप्लाई खोल देनी चाहिए, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ड्रोन हमलों को नहीं होना चाहिए और इसके साथ पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अमेरिका के अड्डे बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन ये सब सिफारिशात पार्लिमान अगर मंजूर करेगी तो खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनेगी। और दूसरी जो अहम बात जिस पर आज हम जिक्र करेंगे वो है आला अदलिया में तकर्रियाँ। गुज़श्ता चंद दिनों से हम जिक्र करें, लेकिन अब जो लॉयर्स की तंजीमें हैं उन्होंने ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो बार काउंसिल्स हैं वो मीटिंग्स करें, क्योंकि जुडिशल कमीशन जब आला अदलिया में तकर्रियाँ कर रहा है तो उसमें रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीज़ों को नवाजा जा रहा है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस पर आज ज़रा तफसील से बात करें। सही सईद काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले तो बात करेंगे एक पुरानी खबर, क्या अब तो ज़ख्म बन गया हमारे लिए। ये कराची में भत्ते का मामला, बहुत सी फैक्ट्री 17 तारीख से हड़ताल पे जा रही हैं और वो इसी भत्ते के खिलाफ उन्हें पर्चियाँ दी जाती हैं। इस पर बात करेंगे उसकी क्या शक्ल बनती जा रही है, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह एक और क्राइम की खबर है जो पुलिस ने बताया है कि जो अगवा बराए तावान में एक अलार्मिंग इजाफा हुआ है, लाहौर में बेपनाह वारदातें हुई हैं, उसमें मालूम ये हुआ है कि उसमें बैंक ऑफिशियल्स भी मुलव्वस पाए गए हैं। ये पुलिस कह रही है कि वो वहाँ से पूछ लेते हैं कि किसका कितना अकाउंट है और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे इस खबर का। और साथ साथ एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो इस खित्ते में हो रही है और इसका पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो रशियन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से खबर आई है कि ईरान पे हमला अब अगर का मामला नहीं है बल्कि कब का मामला है। गोया ये उन्होंने तय कर लिया है इजराइल ने और उसे अमेरिका रोक नहीं पाएगा। इसके पूरे खित्ते पे और पाकिस्तान पे बिलखुसूस क्या असरात होंगे, इस पे बात करेंगे। सही, इस पर तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो आजकल कभी मेमो हमारी खबरों की जीनत रहता है, कभी तौहीन अदालत, और आजकल आप सब जानते हैं कि मेहरान बैंक स्कैंडल जो वो खबरों की जीनत बना हुआ है। रोजाना नए नए इंकशाफ, कल आप भी जानते हैं कि नया इंकशाफ आया कि अब IB भी बीच में आ गई है, पंजाब हुकूमत को गिराने में उसकी तरफ से फंड्स दिए गए। ये सारा मामला क्या है? इस तरह के इल्जामात अब हर जानों के दावे किए जा रहे हैं वज़ीर दाखिला की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से। अच्छा शाजिया, ये कोई नए इंकशाफात नहीं है, ये सब पुरानी कहानी है। आवाम के लिए तो नए हैं, आवाम भी इन सबको जानती है। ये जो इस वक्त आवाम की बुरी सूरत हाल है, ये सारी इन्हीं साजिशों की वजह से रही है। ये पुरानी सारी कहानियाँ हैं जो अब दोबारा मंजर आम पर आ रही हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि 4-5 साल में गवर्नमेंट्स, चाहे कोई सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, वो डिलीवर तो कर नहीं सकी। और अब क्या किया जा रहा है कि वो जो तमाम इशूज़ हैं उनको इस बहस में समेटा जा रहा है। लेकिन एक जो ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं अदालत में, कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई जिस पे मैं जिक्र करना चाहूँगा। अब ये वैसे तो मामला शुरू हुआ था यूनुस हबीब साहब के हवाले से, जो असगर खान साहब की एक पिटीशन थी कि फ़ौजी एजेंसियों का क्या किरदार है
अदालत में यानी सियासत में, जिसमें IGI और बनाने में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और उनका जिक्र था। लेकिन अब अदलिया क्या कर रही है? चीफ साहब ने एक्सक्यूज मी एक अखबार में खबर छपी, उसकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये कहा है कि मुझे आप ये बताइए कि ये जो IB का मामला है ये क्या है। तो जिस पर सलमान राजा जो वकील थे उन्होंने कहा जनाब जज साहब, हम ये सिविल जो आप एजेंसीज की बात कर रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो हम यहाँ पर ये आए थे कहने के लिए कि ये जो फ़ौज की जो तंजीमें हैं, जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसका आप बंदोबस्त करें। अब आप इसको बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये जो सिविल एजेंसीज हैं मैं इनकी भी बात करूंगा। और वो कुछ अच्छा एक हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। मसलन एबटाबाद कमीशन जो बना था उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, वो बना तो इसलिए था कि ये देखा जाए कि असामा बिन लादेन यहाँ पर कैसे आया, लेकिन वो उन्होंने हुसैन हक्कानी को बुला लिया कि ये बताया जाए कि ये जो आपने जो वीज़े दिए थे अमरीकी को ये किस लिए दिए थे। तो मामला को समेटने की बजाय ना मामला इस तरह से उलझाया जा रहा है कि जिस तरह काजी साहब कहते हैं कि इसका कोई हल ना निकले, इसका कोई नतीजा ना निकले। लेकिन एक बात इस हवाले से जो कल सामने आई, जनरल कियानी साहब ने ये कहा कि मैं ये गारंटी देता हूं कि जब से मैं आर्मी चीफ हूं 4 साल से इसमें कोई नहीं है रोल। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी इस्तदा की कि ये जो पुरानी बातें हैं ये ना निकालें, हमारे इदारे कमज़ोर। गोया एक लिहाज से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि फ़ौज जो थी वो सियासत पहले करती थी और गालबन आफियत इसी में है सबकी कि ये मामलात को बजाय इसके कि हम उछालें, इसको खत्म करके तो आगे की बात शुरू करें। साहब हम माजी में क्यों खो रहे हैं, हमारी सियासत माजी में खो रही है। बात ये है कि ये उन्होंने उनके तस्लीम करने या ना करने से क्या होता है, फौज ज़ाहिर है उन्होंने तो कानून नहीं तोड़ा कियानी साहब ने, और उस दुरुस्त फरमाते हैं, मगर माजी में जो भी होता रहा। मगर बात अहम इसमें क्या है, बात अहम इसमें यह है कि जैसे आप माजी के मज़ार भी लोग इसे कह रहे हैं, सवाल सिर्फ एक है, वो ये कि एक एक्सपोजर हो रहा है, एक पर्दा उठ रहा है जो मीडिया में ये मुशर्रफ परवेज़ के दौर के बाद से जब एक प्राइवेट मीडिया पर ये सारे इश्यूज सामने आए हैं तो लोगों को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि मामलात किस तरह से निपटाए जाते थे। मगर मैं वही कल वाली बात दोहराऊंगा शाजिया कि अगर तो इनका चर्चा करना है, अगर तो अखबार की इनकी सुर्खियाँ बनानी है, तो फिर ये एक बेमानी गुफ्तगू है। अगर वाकई सीरियसली कुछ हो तो पता चले कि भाई यूनुस हबीब साहब आ गए हैं सामने, उन्होंने बताया जी ये लोग हैं जिन्होंने लिए थे, और कुछ पहले स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं अदालत में पुरानी, ठीक है, नई भी आ गई हैं, दुरानी साहब भी हैं और वो बेग साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, कानून वहाँ मौजूद है, इसकी सज़ा और जज़ा का मामला कर दें। अब ये IB वाला जो मामला है इसका मतलब अब हो क्या रहा, हो ये रहा है कि समी साहब कहते हैं देखें ना कायद साहब आपने चोरी की, तो मैं कहता हाँ जी अच्छा, वैसे तो चोरी आपने भी की थी, 2 बराबर 2 जमा 4 7 साफ, ये ना होने दे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये समझ नहीं आ रही कि तौबा का दौर कब से शुरू हुआ। अदलिया का तो हमें पता है, मैंने कल भी जिक्र किया था कि 2007 से। अब फौज में पता नहीं जहालत का दौर कब खत्म हुआ और कब ये आया तौबा। अब सियासतदानों का तो अभी तक पता नहीं चल सका। अच्छा, ये चार्टर डेमोक्रेसी में उन्होंने तय किया था तौबा। अच्छा, यूनुस हबीब अब ये कहते हैं कि जो कल उन्होंने दरखास्त दी कि नैब को जिम्मेदारी सौंपी जाए कि जो सियासतदानों को रकम दी गई वो वापस ले रहे। सियासतदानों के अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, आप जानते हैं। बात ऐड कर दूं, पहले ये कहें, वो तो अब ये कहते हैं कोई उन्हें उनसे हाथ भी मिलाता है तो वो कहते हैं इसने भी 2 करोड़ पकड़े थे। वो तो एक अजीब सी बात है। कोई आदमी जैसे इन्होंने कहा बात करता है वो कहते हैं हाँ भाई 50 लाख तूने भी लिया था, कोई और बात करता है आपने 1 करोड़ तेरे भाई को भी दिया था। वो तो एक सबको एक्सपोज हो रहा है। लेकिन एक बात जो आनी चाहिए सामने शाजिया, जो मैं ये कहता हूं चीफ जस्टिस साहब से भी, ये बड़े बड़े जर्नलिस्टों के नाम भी हैं उनमें जिनके ये सामने लाइए। बात करी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ जर्नैल भी हैं, लेकिन इन लोगों के नाम क्यों नहीं लिए जाते? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नल्स के साथ साथ मैं तो ये इस्तदा करूंगा कि सहाफियों के नाम भी आए। वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी को मुकद्दस गाय नहीं है सहाफी। लेकिन अच्छा आजकल एक और बड़ी बात, हम भी उसी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, मुकद्दस तो है, हमें नहीं, पेशा हमारा बिल्कुल उस पेशे से ताल्लुक है। लेकिन जो आदमी इस प्रोफेशन में भी माशाल्लाह से बड़ी अपनी खुशबुएं बिखेर रहे हैं, बड़े तरोताज़ा हैं उनके चेहरे, और शाम को दुकानें भी सजाते हैं, बड़े 4-5 बंदों को बुला के तो बड़ा एक बाजार गर्म करते हैं। ज़रा पता तो चले। कुछ लोग तो ऐसे थे जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे और अब वो बड़े इंडिपेंडेंट एंकर बन गए हैं, बड़े इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं और शुरफा की इज्जतें भी बड़ी उछालते हैं, और उनको कोई बात की जाए तो वो आज़ादी सहाफ़त का मसला बन जाता है। तो उनके भी नाम आने चाहिए, और उनका भी बिल्कुल सहाफ़ियों के, ब्यूरोक्रेट्स के, सबके नाम आने चाहिए, और ये बात खुलनी चाहिए। एक और आजकल बात है, शुजा पाशा साहब गए हैं ना, तो बहुत सारी तरफ से चीखें आ रही हैं कॉलम्स की शक्ल में, तो पता चलता है कि ये पिछले 4-5 साल में ये जो सब कुछ हो रहा था, उनकी चीखों से अंदाज़ा होता है कि ये सब कुछ, क्योंकि एक ने तो यहां तक लिख दिया कि अमेरिका के जो डिज़ाइन है इस खित्ते में
उनको बर्बाद करने वाला जनरल शुजा पाशा है। यानी इतनी बड़ी उन्होंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया, और फिर एक बहुत बड़ा इदारा है, उनके भी कुछ सहाफियों के अपने मसाइल हैं। अब देखें काजी साहब, अगर आप इस पे कुछ फरमाना चाहें। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, साफी हों, कोई लोग भी हों जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने करप्शन वो एक अजाब है। वैसे ये मैं आज करप्शन के हवाले से अगर बात समी साहब निकली है तो इस बात बढ़ाते हैं। करप्शन मुझे अब यूँ लगता है कि हमारी बर्बादी की वजह नहीं है, बल्कि इस निज़ाम का फितरी नतीजा है। वो इंजन ऑयल है ये, जिसके बगैर ये चल नहीं सकता। ये भी अब हम दुनिया में अगर देखें ना कि जी करप्शन को हम ख़त्म कर देंगे, ये एक लंबी बहस है, लेकिन मुझे लगता है कि निज़ामाती तौर पे बहुत बड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। और ये जो एक नाअहली सामने आ रही है, बेसिकली क्या हो रहा है कि एक क्लास है जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम ज़राए पैदावार उसके पास हैं, उसको कौम ने कुछ फरीजे दे रखे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यूनुस हबीब से पैसे पकड़ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है हमें कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग विद दिस सिस्टम एंड विद दीज पीपल। अच्छा, अब एक और बात भी है, अब सियासतदान और तरीके से भी पैसे बटोरने के लिए आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं यूनुस हबीब पर हर जाने का दावा कर रहा हूँ, 2-3 अरब रुपया लूंगा। रहमान मलिक साहब ने कहा कि मैं 10 अरब। तो बात वही है, पैसा इकट्ठा करना, यानी अभी भी उसी में फंसे हुए हैं। अच्छा, मजा तो तभी है ना कोई नतीजा निकले इसका, किसी को सजा मिले, पैसे वापस हो, ऐसा कुछ होता है? नतीजा तो निकलता है ना, क्या ये लोग जो हैं वो हर महीने बाद उन्हें गैस महंगी मिलती है, पेट्रोल महंगा मिलता है, उनकी जेब, उनकी जो रोटी है वो सुकड़ रही है, वो मैल न्यूट्रिशन। आप ये एक सर्वे करवाएं कि अब लोग मील कम हो रहे हैं घरों में। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था इसमें बात करके, यानी एक मील के बाद खाना नहीं बनेगा। आप शायद कह रहे हैं मील कम हो गए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, इस पर बाद में बात करेंगे कि रेडियो पर जो है वो टैक्स लग गया, अब आवाम इस पर भी चीखें, इस पर बाद में बात करेंगे। इस्लामाबाद चलते हैं, सगीर हमारे साथ हैं। सगीर, इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या खबरें इस्लामाबाद से? शाजिया, इस्लामाबाद में एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज मेमो के हवाले से है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगा। और वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मंसूर एजाज आज जिरा में शरीक होंगे लंदन से, और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी तमाम तर तैयारी के साथ। चूँकि ये अब आज का दिन जो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि हुसैन हक्कानी इसमें जो हैं उन पर इल्ज़ाम है, और जो मंसूर एजाज हैं वो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। पहले तो उन पर जो जिरा की गई है वो नवाज शरीफ के वकला की जानिब से की गई है, चूँकि वो दरख्वास्त गुजार भी हैं, रेट पिटिशनर भी हैं, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं थी। मंसूर एजाज की जानिब से कोई नए इंकशाफात भी गुज़श्ता जो इसकी कार्रवाई हुई है आज जरा जाहिद बुखारी करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि मंसूर एजाज की तरफ से तो सारे रिकॉर्ड भी दिए गए, सबूत भी दिए गए, लेकिन हुसैन हक्कानी कहते हैं कि उनके दोनों जो ब्लैकबेरीज हैं वो गुम हो गए हैं, उनके पास तो उनका पिन कोड भी नहीं है। तो यहाँ से सबूत उनको वो अदालत को कैसे पेश करेंगे, कमीशन को कैसे पेश करेंगे अपनी सफाई के लिए? हाँ शायद आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये देखें मेरे पास उनका जो जवाब है, और ख़ुसूसी तौर पर हमने ये हासिल किया है जवाब। इसमें उन्होंने कहा है कि जी जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन थे 2 जो उनके ज़रिए इस्तेमाल थे, ये बहुत बड़ा एविडेंस है। वो कहते हैं जी वो गुम हो गए, और इस दौरान उनका ये भी कहना है कि जो उनके ईमेल्स आए हैं या उनके साथ मेरा रब्ता है वो मेमो लिखने से पहले या बाद का है, और उस दौरान का नहीं है जब ये मेमो लिखा गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एविडेंस है मोबाइल उनके। अब जब उनके मोबाइल ही नहीं होंगे तो उसकी जो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि उनके राब्ते थे, तो वो राब्ते साबित करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी जानब जो है वो जाहिद बुखारी बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और उनकी जानब से एक धमकियों के हवाले से भी तज़किरा हुआ और ख़बर चली परसों के उनके जो बेटा और बेटी उसको धमकियां मिली। तो आज उनका ये कहना है कि ऐन मुमकिन है कि ये जो है वो बहाने बना रहे हैं मंसूर एजाज, और हो सकता है कि वो आज जिरा में शामिल ना हो, इसको बेस बनाकर। अच्छा सगीर, ये बताइए कि जो हुसैन हक्कानी ने जो एविडेंस दिया है अपने बयान के साथ, कोई उन्होंने अपने टेलीफोन का बिल भी पेश किया है? क्योंकि अगर बिल है तो उसमें कॉलों का टाइम होता है, मैसेजेस का, क्योंकि हर चीज़ का एक पैसा उस पर खर्च आता है, तो वो जो सारिफ होता है उसको बिल में वो तफसील दी जाती है। क्या उन्होंने अपने बिल में वो तफसीलात दी हैं जो उनके SMS थे या टेलीफोन कॉल्स थी? जी सब बिल्कुल, उन्होंने अपना जो बिल है वो मई 2011 से नवंबर 2011 का जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो दिया है। उसमें कोई ऐसी कॉल जो है वो नहीं की गई मंसूर एजाज की जानिब से हुसैन हक्कानी को या हुसैन हक्कानी की जानिब से मंसूर एजाज को, जिससे यह साबित हो सके कि इस दौरान उनका कोई आपस में मोबाइल पर या मैसेजेस पर कोई रब्ता रहा। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो हमारे पास है ये बिल्कुल हमारे पास इसके बिल की कॉपियाँ भी हैं जो हमने हासिल की हैं।
जो अदालत में 13 तारीख को पेश की गई, इसमें जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी कॉल जो है हमें नज़र नहीं आई जो हुसैन हक्कानी की जानिब से उसको की गई हो या उसकी जानिब से। लेकिन हाँ, इसमें अपने जवाब जो उन्होंने दाखिल करवाया उसमें उनका ये कहना है, उन्होंने एडमिट भी किया है कि हुसैन हक्कानी का बिल्कुल उनसे रब्ता था, चूँकि वो एम्बेसडर रहे हैं तो उनसे बिल्कुल रब्ता था, उससे वो इनकार नहीं करते। लेकिन जब मेमो लिखा गया तो उस दौरान उनका कोई भी इस किस्म का राब्ता नहीं रहा, ना ही उन्होंने उनको तो इस बात का सबूत मंसूर एजाज के डेटा से मिल सकता है। हुसैन हक्कानी तो इनकार करें कि उनका कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन इस बात का सबूत मंसूर एजाज तो दे सकते हैं क्योंकि उनके पास तो सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। शायद देखें, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ ये है, इसमें हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि फ़ायदा मुल्ज़म को होता है। तो चूँकि जो हुसैन हक्कानी है उन पर इल्ज़ाम है, अब हुसैन हक्कानी जो है वो डिनाइल दे चुके हैं कि जो उन्होंने कहा है कि मैंने इनको ईमेल्स किए, मैसेजेस किए, अब उनका जो मोबाइल है वो नहीं मिल रहा, वो साफ इनकार कर चुके हैं, लिख के दे चुके हैं 2 मरतबा, और अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हैं जी उनके पास जो मोबाइल हैं वो नहीं मिल रहे। अब उसको साबित करना बहुत मुश्किल है कि जो आया कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मंसूर एजाज की जानिब से वो कितने दुरुस्त हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं सही, जो पहले दिन बात आई थी कि इस केस में एविडेंस जो है वो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है जिसकी बुनियाद पर किसी को सजा दी जाए, क्योंकि जो ब्लैकबेरी कंपनी है वो किसी भी डाटा को ऑथेंटिकेट नहीं करे। और वैसे भी शुजा पाशा साहब चले गए, पता नहीं, और वैसे भी क्या बनेगा, क्राइम के कभी सबूत नहीं मिला करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सगीर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये केस आखिरी मराहिल में जाता हुआ नजर आ रहा है या ऐसे प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, कुछ निकलेगा ही नहीं? ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और मंसूर एजाज जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर चुके थे। फिर इसके बाद वीडियो लिंक जो है वो पहली मरतबा हुआ, हमने भी देखा कि वीडियो लिंक के जरिए भी किसी से जिरा की जा रही है या उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब ये 2-3 दिन जो है वो जिरा होगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसमें ही जो कुछ निकलना है वो निकलेगा, और हतमी जो जिरा होगी वो अटॉर्नी जनरल करेंगे, मौलवी अनवर हक उनसे। बहुत शुक्रिया सगीर अहमद, पता नहीं क्या निकलेगा। वो मोबाइल तो गुम हो ही चुके हैं, खुद हक्कानी साहब भी तो हमारे लिए गुम ही हैं, और उसके साथ ले गए पाशा साहब भी तो चले गए, पाशा साहब भी सारे ही गुम हो गए, पाशा साहब भी गुम हो रहे हैं 18 मार्च को, हक्कानी साहब पहले एक चले चीज गए। है जो गुम नहीं होती, क्या? इस मुल्क में बीमारी, गुर्बत, तकलीफ, महंगाई वो बिल्कुल सामने खड़ी रहती है। ये बाकी जिन पे इल्जाम है नहीं है, हमें नहीं पता वो मुजरिम है या नहीं समी साहब, मगर वो गायब सब हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी भी बात कर लें, जो भी आप महंगाई की बात कर रहे थे, गरीबों की हमेशा बात करते हैं, मैंने सुबह खबर पड़ी थी कि रेडियो टैक्स लग गया, ये सारा क्या मामला है? क्या देखिए, ये कोई अब मामला जो है ना लोगों को समझ में आना ज़्यादा शुरू हो गया। वो ये है कि रियासत ने ये तय कर लिया है कि अब जितना भी बोझ आएगा मैशत का वो उसे पास ऑन करेगी लोगों को। अभी मैं आपको एक और ख़बर बताता हूँ जिसका हमने जिक्र तो नहीं किया। कल हमने जिक्र किया था कि जो हमारा गैप है टैक्स का वो वसूलियों का 58% हो गया। इसी तरीके से हम बहुत बात करते थे जीडीपी टू टैक्स रेशो को बढ़ाएंगे, वो खैर से कम हो रही है। और बात यह है कि जो लोग असल में यहाँ पे ज़्यादा असासों के मालिक हैं वो सबसे कम टैक्स देते हैं। मतलब ये बात अब क्लीशे लगता है बार बार कहना कि इस मुल्क के गरीब आदमी सस्टेन कर रहे हैं इस मुल्क के अमीर आदमी को, ठीक है। ये इशू है कि आप टैक्स के जहां आप वो एक मुहावरा है ना, कहते हैं कि आप पत्थर में से खून कैसे निकलेगा, कितना निकालेंगे खून, तो ये पास ऑन कर रहे हैं। ये जो मॉडल इकोनॉमिक्स का लेके आए थे ये खैर से यहीं नहीं बैठा, ये अमेरिका और यूरोप में भी बैठ गया है। सही। तो ये अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके घर में टेलीविजन है, आपने कभी पीटीवी देखा है, पाकिस्तान टेलीविजन? नहीं, बहुत कम। नहीं देखा ना? लेकिन अगर आप अपना बिजली का बिल देखें ना, एक सेकंड, आप बिजली का बिल देखें ना अपना, उसमें 25 रुपए आप पाकिस्तान टेलीविजन के पे करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब रेडियो के भी आप पे करेंगी। ये जो इन्होंने बात की है, जो इदारे हैं वो अपना, क्योंकि अब कमर्शियलिज्म है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो ऑनस्लॉट है, उसकी कोई उनको देखता नहीं, तो उनको सस्टेन करने के लिए हुकूमत ने अपना जो प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा, वो उसका सारा खर्चा वो आपकी जेब से निकलेगा। आप टेलीविजन देखें ना देखें, आपसे बिजली के बिल में 25 रुपए लिए जाएंगे, आप रेडियो सुने ना सुने आपसे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि धौंस है, धांधली है, यहां पर कोई पूछने वाला नहीं। यही वो बात है। सियासतदान, हम उन जमहूरियत की हमायत इसलिए की जाती है कि ये जो अवाम के कंज्यूमर्स के जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में उठेंगे, लेजिस्लेशन होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मेंबरान से पूछ लें कईयों से जाके, उनको पता ही नहीं होगा। ये बिल्कुल, उन ज़ाहिर उन्होंने कभी दिया हो तो उनको पता हो। वो बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो पिछली सीट पे बैठ के सिर्फ हाथ खड़ा करते हैं वोटिंग में, या डेस्क पे जाते हैं, या फिर उनको इससे दिलचस्पी होती है कि दिन पूरे करने हैं, इधर कमरे हैं उनके पास
और वो अपने पैसे उन्होंने लेने। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में ये था कि जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनके वीआईपी लाउंजेस में कमरे नहीं मिलते थे पेशेंट्स को, क्योंकि अरकान असम्बली वहां पे मुस्तकिल रहते थे। और एक तो कि हॉस्पिटल में क्योंकि अक्सरों की जो है उम्र भी ज्यादा है, वो समझते थे कि वो बीमार है। और दूसरी बहुत सारी बात है कि पुलिस भी हॉस्पिटल में रेड नहीं करती ना। बात तो सुन ले उनकी, वो कह रहे हैं मुमकिन है वो भी बीमार हो सकता है ना। हाँ, मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि ये जो इलेक्टेड मेंबरान रहते थे, मुस्तकिल वो बीमारी है जो पाकिस्तान पर लगी हुई है। नहीं, ये भी इसमें तो मैं ये नहीं समझता, लोग भी इलेक्ट हुए, अक्सर की बात कर रहा हूं, अक्सरियत की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अभी आपने टैक्स की बात की थी, सरकार तो टैक्स लगाती है, वो में लगा ही रही है। जो एक गैर सरकार है, जो पता नहीं सरकार से उसका क्या रिश्ता है या क्या नहीं, उसके टैक्स की बात करता हूँ मैं। ये जो कराची से खबर आई है कि वहाँ पे जो सिरामिक्स मिल वाले हैं, वो 350 फैक्ट्री है, वो 17 तारीख से इंडेफिनिट हड़ताल पे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम काम नहीं कर सकते क्योंकि वो चिट्टें आके पकड़ा जाते हैं हमें, जो चिट्स जिस पे वो रकम लिख जाते हैं और फिर उसके बाद वसूली के लिए आते हैं और ये करते हैं। MQM ने उनकी हमायत भी की और ये भी कहा है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, गोया उन्हें सपोर्ट मिली। मगर सवाल ये है मेरा MQM वालों से भी और दीगर लोगों से भी सवाल ये है कि आखिर आप हुकूमत से MQM ने मुतालबा किया है कि आप इसकी बिल्कुल बजा तौर पे, मगर वो भी तो हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत अपने आप से क्या मुतालबा कर रही है? ये इशू कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता। यूनुस हबीब का जो फैसला हो गया नहीं हुआ, वो ये जो इश्यूज़ है, कराची जो इतना बड़ा हमारा शहर है, 68% वहाँ की मैशत है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। आप अगर आप देखें तो लोगों का एक एग्जॉडस, इकोनॉमिक एग्जॉडस शुरू हो गया। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने वहां अपने कारोबार बंद कर दिए। वो यहाँ एक प्रॉपर्टी के थे साहब मुझे मिले, वो कहने लगे जी हम कराची से इसलिए आ गए कि अब मैं आप नहीं बता सकता किस किस का वो जिक्र कर रहे थे कि कहाँ हर बिजनेस डील पे उसमें से हिस्सा हमें कहाँ पहुंचाना पड़ता है, इसलिए जनाब हम यहाँ ले ये इस इशू पे। आपने एक बड़ी अच्छी बात, अच्छी तो नहीं, एक खबर दी थी बड़ी अलार्मिंग कि बैंक मैनेजर्स जो है या बैंक ऑफिशियल्स हैं वो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल डकैतियों में भी मुलविस में डिटेल में बात करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और खास तौर पर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि औरतों को पाकिस्तान में गैरत के नाम पर क्यों कत्ल किया जाता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपके पास कोई सवाल है, आपके पास आपके इलाके की खबर है, वो हमें देने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान में औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल क्यों किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 5000 खवातीन हैं जिन्हें कारोबारी के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, जिन्हें वनी की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आखिर इन इलाकों में, पाकिस्तान के उन इलाकों में कानून साजी क्यों नहीं की जाती कि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। बहुत से वाक़यात हैं, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे कि किन इलाकों में किस तरह के वाक़यात पेश आए। समी साहब, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, शायद आपको पता हो, इस हवाले से कोई कानून साजी है कारोबारी को ख़त्म करने के लिए जो गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है? देखिए, कत्ल के लिए तो वो डेफिनेटली वो तो है, 302 मौजूद है और उसमें वो उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन ये जो आप वनी का आपने जो जिक्र किया ना, ये एक ऐसा मामला है जो जिसमें लड़कियों को दे दिया जाता है मामलात को सेटल करने के लिए बतौर कसास या दियत दे दिया जाता है। ये एक ऐसा मामला है जिस पे अभी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पीनल कोड में सिर्फ एक लेजिस्लेशन है जिसमें अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को जो कि नौउम्र है, अभी बालिग नहीं है, उसको अबेंडन कर देता है मुस्तकिल, तो उसको 7 साल कैद की सज़ा है। ये सज़ा मेरा ख्याल है बहुत कम है, क्योंकि वनी जो जिसका आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बना दूं। ये जो वर्ड है ना वनी, ये पश्तो से है वैनी, जिसका मतलब है खून। यानी ये तकरीबन जो अगर हम इसको रिसर्च की तो पता चला कि ये 400 साल पहले ये मियाँ वाली में 2 पश्तून ट्राइब थे, उनके दरमियान झगड़ा हुआ, बड़ी देर तक चलता रहा, तकरीबन 800 लोग इसमें मर्डर हुए। फिर नवाब ऑफ टांक ने दोनों अफ्रीकैन को बिठाकर आपस में जब राजीनामा कराया तो उन लोगों ने आपस में खवातीन को एक्सचेंज किया। यानी इसमें बहुत जो कम उम्र की बच्चियां थीं वो भी बतौर कसास और दियत दे दी गई मामलात को सुलझाने के लिए। और फिर अगर हम देखें तो माजी करीब में बड़ी इसकी मिसालें मिलती हैं। 60s की दिहाई में भी इस तरह के वाक़यात हुए, मियाँ वाली में ही झगड़े हुए, तो उसमें भी कोई 20-25 लड़कियों को दिया गया उनको सज़ाए मौत से बचाने के लिए एक फरीक को। तो ये एक बड़ा जुल्म है उस बच्ची पर जो पेरेंट्स के हाथों होता है, और जो अक्सर औकात जो लोग इसका सब्जेक्ट होते हैं वो गरीब होते हैं। पंचायत उन पर यह फैसला इम्पोज कर देती है और उनके पास ना तो ना माने
जो ना माने तो वो जाहिर है उसको पंचायत उस कम्युनिटी से निकाल देगी या ज़बरदस्ती कर दे। वनी तो ज़बरदस्ती फिर कर दी जाती है, और जो गरीब आदमी है बेचारा उसको वो मजबूर है, वो उसको वो करना पड़ता है। इसके लिए इसकी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। एक मैं फिगर मैं देख रहा था कि सिर्फ सिंध में एक साल में तकरीबन 1000 जो लड़कियां हैं वो उनकी वनी हुई उनकी, और वो अब आप देखें इतना जुल्म यहाँ पर। और जो अभी आज दिन जो है वो भी इस तरह का ही है। वो वैसे तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का दिन है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बाद में आएगी। ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है यहाँ की जो बेचारी बच्चियाँ हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल नहीं है। ये देखें शाजिया, मैं ये बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि ये हज़ारों साल पुरानी रसूम है ये, और हज़ारों साल से अभी तक ये जारी सारी हैं। इसका एक मतलब ये निकलता है कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर आबाद लोग जो हैं वो उन हज़ारों साल उस माजी के कैदी हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सके। समी साहब शायद इस पर इत्तफाक करें या ना, हम उनको निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, एजुकेशन के ज़रिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, या जो आज हम रियासतें दुनिया के नक्शे पे देखते हैं कि जो जहाँ पे इस तरह के जो कर्सेज हैं या लानते हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने कैसे ख़त्म की। तो इससे हमें पता चलता है, जो हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहते रहे कि यही 70 अरब डॉलर या 50 जितनी भी इतनी बड़ी स्टैगरिंग रकम जो है, ये अगर आप बारूद की शक्ल में अपनी ज़मीन पे आपने फेंक दी, इसको हम इंटीग्रेट करते, लोगों इलाकों को अपने साथ मिलाते, डेवलपमेंट करते। हमने काम क्या किया, यहाँ हम बारूद फेंकते रहे और पैसे उठा के जो है वो हम स्विट्जरलैंड भेजते रहे। 400-500 बिलियन डॉलर हमने वहाँ रख छोड़ा। कैसे सवाल लोग, अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि जनाब यहाँ पे बनी है और कारोकारी है, तो मैं उनके इल्म में क्या इजाफा करूं भाई, उनको तो पता है। वो जो जानना चाहते हैं वो ये कि हम इस अजाब से क्या निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो सवाल ये है कि जहां आपकी रियासत जो जिन मामलात में उलझी हुई है, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं, वो सदियों और हजारों साल जहां पे लोग बैठे हुए हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, और हम रोज टीवी पे बताएंगे साल 5000 मर गई बेचारी, साल 10,000 मर गई। मैं इसमें थोड़ा सा एक और आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वनी का शिकार नहीं होती हमारी बच्चियाँ, कारोकारी का भी शिकार होती हैं। शाजिया, कुरान से शादी की जाती है, यानी आप ये देखें ये कॉन्सेप्ट कि सिर्फ अपनी जायदाद को अपने तक बचाने के लिए आप अपनी बहन बच्ची को कुरान से आप उसकी शादी कर रही हैं। फिर वट्टा सट्टा का रिवाज है जिसमें एक अगर फैमिली उजड़ती है तो दूसरी फैमिली भी उजड़ जाती है। यानी हम लोग खुद अपनी बच्चियों पर, अपनी बहनों पर इस कदर जुल्म करते हैं जिसकी, और फिर देखें ये कोई मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई महज़ब नहीं, कोई भी किसी भी मोरालिटी में इस बात का कोई कंसेप्ट नहीं है। देखें जालत और ये वो किसी से इजाज़त नहीं लेती जी, वो अपना काम करती करते हैं अपने फैसले। एक कॉलर हमारे साथ उसामा है बहावलपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उसामा आबासी अर्ज कर रहा हूँ बहावलपुर से। मैं बहावलपुर के कदीमी अखबार कायनात का एडिटर हूँ जी जी। मैं कई रोज से राब्ते की कोशिश कर रहा था। मेरा एक तो जाती सवाल है और एक इस बनी के हवाले से मैंने सवाल करना। मेरा जाती सवाल ये है कि मैं 3 साल से सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर आला को सैकड़ों दरखास्तें भेज चुका हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मुझे आज तक जवाब तक नहीं दिया गया। दूसरी गुजारिश ये है कि ये वनी के हवाले से ये जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, इसमें कम अज कम ये रोज ऐसी बातें हो रही हैं, ये मीडिया पे तो किस्मत वालों के मामला आ जाते हैं। इस पे कोई कानून साजी की जाए और बहावलपुर को भी इस पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए। सही। तो इन आला बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। हम बात करते हैं सिंध में सिर्फ इस तरह के वाक़यात नहीं है। ऐसा कहा है कि जो दिल पे लगा है, उन्होंने कहा है जी कि मीडिया पर तो किस्मत वालों की बात आ जाती है, हम जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो ये क्राइम है, उसका हम नहीं दिखा सकते। और फिर किसी को एकदम से उठते हैं चीफ मिनिस्टर साहब या कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कर दें, और बाकी लोग जो एक टोकनिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक टोकनिज्म चलता है कि एक आपने केस पकड़ लिया, उसके लिए आपने इमदाद भी कर दी, उसका इलाज भी करवा लिया। नहीं होगा इससे, ये मीडिया हल नहीं। मीडिया हमारा काम तो उसको रिफ्लेक्ट, जितनी जिम्मेदारी है उतनी तो हम निभाए रहे। बाकी सदर साहब उनका क्यों जवाब देंगे? सदर साहब किसको उनको जवाब दें? जी हाँ, हालिया 3 केसेस ऐसे हैं, 3 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं की और उन्हें इसकी सजा मिली कि उन्हें दफन कर दिया गया। एकर हमारे नुमाइंदे सखर से हमारे साथ है। एकर, सखर में, सिंध में इस तरह के वाकयात ज़्यादा सामने आते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कारोकारी के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, वनी की भेंट चढ़ा दिया जाता है। रेशो क्या है वहाँ पर इस तरह के केसेस की? कभी वहाँ पर कोई इस बात पर कोई एक्शन लिया गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई कभी वहाँ पर? शायद सबसे पहले तो मैं सईद काजी साहब की बात से भी इत्तफाक करूँगा और समी इब्राहिम साहब की बात से भी
जो उन्होंने फैक्ट्स और फिगर बताए बिल्कुल दुरुस्त बताए, मगर अगर हम इस पे ये एस्पेक्ट देखेंगे मीडिया के रोल को, मीडिया के रोल में हमारे पास जो ये तमाम पॉइंट आउट होते हैं केसेस जितने भी बाहर मंजरेआम पे आते हैं, ये सिर्फ 10 से 20% हैं। इसके अलावा जो है केसेस जो है वो वहीं पे इलाकाई लेवल सतह पर जो है उनको दबा दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सखर या अंदरूनी सिंध की, तो सिर्फ इस हफ्ते के दौरान ही 10 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं जो कि वनी और कारोकारी के स्पेशली, और वनी का सिलसिला तो कम हुआ है कुछ हद तक, मगर यह है कि वो भी रुक नहीं पाया है। और वटे सटे की वो भी एक फरसूदा रस्म है जो कि यहाँ पे अभी तक चल रही है। और इन तमाम चीज़ों की अगर हम बुनियाद और अगर इस तरह से फैक्ट बताएं तो सबसे हमारे पास बुनियाद आती है वो फ्यूडलिज्म, यानी हमारे पास वडेरा शाही सरदारों का सिस्टम, और उनका तब तक ये उनकी एक समझ लें कि ये एक दुकान है, वो तब तक चलनी है जब तक ये रसूमात मौजूद हैं उनके इलाकों में। और अगर इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंतखब अराकीन ही अपने इलाकों में कानून साजी कर सकते हैं, अपने इलाकों में उन कवानीन का नफाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक इसी पर मजीद में आके आपसे बात करती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहें। खुशामदीद। कुछ लाइव कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद है हमारे साथ फैसलाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर खुर्शीद बोल रहा हूँ, चक नंबर 192 रेलवे रसूल नगर फैसलाबाद से। तो आपका मौजू था करप्शन जी। तो मैं इंसाफ से ये कहूँगा कि जो करप्शन जो है, क्या हमारे हुक्मरानों को पता है कि वो करप्शन के लिए कैसे हराम रिज़्क हासिल कर रहे हैं? सही। और जो हराम रिज़्क जो है उसके हमारी आइंदा नस्लों पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपका। काजी साहब, करप्शन का जिक्र आपने किया था। जी हाँ, करप्शन जो है मैंने पहले जिस तरह अर्ज़ किया कि वो अब इसे आम तौर पे अगर कुछ इंटेलेक्चुअल्स को ऐसे भी मैं जानता हूँ कि जो निजी महफिल में ये भी कहते हैं, बल्कि सामने भी अब कह देते हैं कि जी इसका लाजमा है, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक इंजन को चलाने के लिए आपने ऑयल डालना है, ऑयल डालना है, यानी वो ये क्या है कि इसको एक एक्सेप्ट, जैसे हम बात समी साहब करते हैं कि जी अब किक बैक जो है वो किक बैक से एक जो सौदा करते हैं आप आवाम के भी आप पे, आवाम के ऑफिस में बैठ के, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं चाहे आप इलेक्टेड नुमाइंदा हैं, तो वो उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया गया था। और इसका सबका नतीजा क्या निकला है कि बैंक करप्ट हो रही हैं रियासतें। अब अमेरिका बैंक करप्ट होने के करीब है। कोई सोच सकता था ये बात 2008 से पहले कि वो 14-15 ट्रिलियन डॉलर जितनी की उसकी अपनी जितनी उसकी यानी मालियत है उसका, लेकिन हमारे निजाम का तो शायद हिस्सा बन गया करप्शन। एक और कॉलर है हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि ये आलमी तौर पे हिस्सा बनाई गई थी और इस लालच का जो है अब ये ड्रॉप सीन होता नजर आता है। सही। एकर के पास ही वापस चलते हैं। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन इलाकों में अगर वहाँ के असम्बली के जो अरकान है वही वहाँ पर पहुँच जाए, वही लेजिस्लेशन कर दें, कानून साजी कर दें, तो बहुत हद तक कमी आ सकती है इस तरह के वाक़यात में। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा था। मगर हमारे पास सिंध के अंदर जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं, अगर उनकी हम मेजॉरिटी लेंगे, 70% नुमाइंदगान जो अरकान कौमी असम्बली में रह चुके हैं और हैं भी इस मौजूदा तौर पर, वो खुद ही उन्हीं के इलाकों में ही ये जरगे होते हैं, उन्हीं के इलाकों में ये ऐसी रसूमात चल रही हैं, मगर उनके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। जबकि जहाँ तक मीडिया की रसद है वो उन्हीं इलाकों तक है जहाँ तक के कम्युनिकेशन है, मगर जो कच्चे के इलाके एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पर मीडिया नहीं पहुँचती, मगर वहाँ तक इन सरदारों की, इन अरकान असम्बली की पहुँच ज़रूरी है, मगर फिर भी उनको नहीं किया जाता क्योंकि ये खुद जिरगों में भी मौजूद होते हैं, खुद पंचायतें भी लगाते हैं, मगर इसका कोई भी हल नहीं निकलता। और इनमें सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि इन वनी या कारो पर जो जरगे या फैसले अगर या उनको तस्फिया कहा जाए, आजकल के नया वर्ड इनको दिया गया है, तो अगर हम उसके लिए कहेंगे तो उसमें जितने भी फाइन या जुर्माना एक बिरादरी पे लगाया जाता है, तो उस जुर्माने में भी कुछ न कुछ शेयर उस सरदार का जरूर निकलता है। सही। अच्छा, तो इसमें शाजिया मैं जो एक यानी ये इतनी बुरी सूरत हाल है कि कोई भी जो समझने वाला आदमी है, शऊर रखने वाला आदमी है, वो अपना सर जो है उसका शर्म से झुक जाता है कि हम इस माशरे में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का मामला किया जा रहा है। मैं अभी हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, मैं सोच रहा था वो लड़की शाजिया जिसको करोड़ पक्का में उसके भाई ने आग उसको जला दिया जिंदा, उसके ऊपर तेल छिड़क कर, इसलिए कि वो अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहती थी। फिर डेरा गाजी खां में ये हालिया वाक़या हुआ कि एक बूढ़ी औरत को बरहना करके
पूरे गांव में उसको फिराया गया। मुजफ्फरगढ़ में एक और जगह इसी तरह का एक वाक़या हुआ। एक और जो एक अलार्मिंग चीज़ आई है वो जो हमारा कौमी कमीशन बराए अमन इंसाफ है, उसकी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मिनॉरिटी वुमेन है पाकिस्तान में, अक़लियतें जो हैं उनके साथ, ख़वातीन के साथ तो इससे भी ज़्यादा जुल्म होता है। तकरीबन 73% वो अक़लियती ख़वातीन जो नौकरियां करती हैं उनको जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। तकरीबन 43% ऐसी हैं जिनको मज़हब के नाम पर हरासा किया जाता है। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि यहाँ पर जो हिंदू और सिख हैं उनकी शादियों के सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जाते, सिर्फ ईसाई जो ख़वातीन हैं उनको सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। यानी हमें अभी हम किस माशरे में रह रहे हैं। हम बात करते हैं एक रोशन ख्याल पाकिस्तान की, बात हम करते हैं एक मज़हब की जो आया था जिसने पूरा एक लाइट दी और उस वक्त जो औरत दफन की जाती थी उसको माँ का दर्जा दिया जिसके पाँव के नीचे जन्नत थी। तो काजी साहब फिर ठीक कहते हैं कि तालीम की कमी है, जहालत है। आपको एक बात बता दूं, जब मैं ये देख रहा था इसके लिए तो एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि सिंध में जो बच्चियाँ खुद अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं, जिस तरह उन्हें समाज भी खुद देनी चाहिए इजाज़त, तो फिर वो बाद में जो सिंधी अखबारात है उसमें इश्तिहार देती हैं कि जी हमने ये शादी की थी और ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया। हम किसी से, जैसे हमने कल कहा था यार ये लफ्ज़ तो बदलें, भाग के चले गए भाई, ये भाई हम उसको पेंट ही ऐसा करते हैं। तो मैं बहुत से इश्तिहारात देख रहा था एक फीचर में कि उसमें उन बच्चियों ने अपनी तस्वीरें छपवाई और उन्होंने कहा जी हमने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। और ये जो समी साहब बात कर रहे हैं कि ये क्या गैरत का तस्वर है। पहले गैरत के नाम पे अपनी बेटी को किसी के हवाले कर देना या उसको आग लगा देना, ये कहाँ से निकलता है? जब आप उसको कमोडिटी समझते हैं, जब आप उसे इंसान नहीं समझते, जब उसे आप अपनी मिल्कियत समझते हैं, जब औरत को आप इंसान, ये लोग, ये समाज, ये पुराना जो समाज था, ये औरत को इंसान होने का हक नहीं दे रहा। और वो हक उसे तब मिलेगा, जब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि हक तब मिलेगा जब वो माशी तौर पे जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। सही। सरफराज है नौशहरा से कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशहरा से बोल रहा हूँ। जी, तो ये नौशहरा कहने से ये समी साहब ने कहा था कि ये वन्नी जो है ये पश्तो का लफ्ज है, ये विना है जो खून को बोलते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि हम सरा में जो देते हैं लड़कियां उसको सरा बोलते हैं। ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा समी साहब। शुक्रिया। शुक्रिया, ये इन्होंने सही कहा। वो मैं क्योंकि पश्तो स्पीकिंग नहीं हूँ तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है मैं माजरत खा हूँ वो वैसा नहीं होगा, और इन्होंने जो तस्हीह की है ये बिल्कुल सही है। सही, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। एक आखिरी सवाल मुझे हैकर से करना है। हैकर, जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं जो बड़े बुलंदोबांग दावे करती हैं इंसानी हुकूक के लिए, वो यहाँ तक पहुँचती हैं? वो कभी पहुँची यहाँ तक? जी नहीं शादिया, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास सबसे पहला ये होता है कि कानून की बालादस्ती, उसके बाद ही उनके साथ ही ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी काम कर सकती हैं। जहाँ तक हमारे पास जो कारोकारी की जो नुकसानात हैं, जो ये इस रसूमात की भेंट चढ़ रही हैं, जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ जिन इलाकों में हो रहा है, उन इलाकों में तो पुलिस भी नहीं जा सकती, काफ़ी बेशतर इलाके ऐसे भी हैं। तो लिहाजा जो है वहाँ तक इंसानी हकूक़ की तंजीमें जैसे जब वहाँ पे पहुँचेगी तो वो क्वेश्चन किससे करेंगी? क्या उससे करेंगी जिन्होंने जिरगा किया, या उससे करेंगी जिनकी बेटी मारी गई है? यानी ये इस तरह का जो फैक्टर है हमारे पास कि वहाँ उन इलाकों में इनसिक्योरिटी इतनी है कि वो उनके पास, यहाँ पे अगर हम हथियार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनके पास असले की बात करें तो उनके पास जदीद असला मौजूद है। उनके इलाकों में रात को, शाम को 6 बजे के बाद कोई गुजर नहीं सकता। तो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो कारकुनान काम कर रहे हैं, वो कैसे पहुँचेंगे? सही, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। माइंडसेट, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हैकर आपका। पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का है, उसको तोड़ने के लिए बड़ी एफर्ट की जरूरत होगी और उसमें अब अल्लाह ताला ही इसमें मदद कर सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, ताहिर। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है? आप ताहिर जैदी बोल रहा हूँ जी, फैशन टाउन से। जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने 3 दोनों दौर देखे हैं हबीब बैंक के, और मैं मतलब ये ज़ियाउल हक के दौर में जब 85 का इलेक्शन हुआ है तो इन्होंने ऐसे लुटवाया बैंक जैसे इसके शीरे मादर होता है। सियासतदानों को लोन दिए बगैर पूछे। फिर नवाज शरीफ साहब ने मेरी जिंदगी तबाह की है जी। येलो कैब में मैं टाउनशिप का मैनेजर था और इन्होंने डीलर्स के सामने बिठा के कहा कि 15 दिन में हर सूरत में लोन देना है। मेरे पे एफआई का केस बना इस बात सिलसिले में। हाई कोर्ट में ये रमदे को अप्रोच करते थे। मेरी मतलब बीवी जाके रोती पीटती रही, मैं रोता पीटता रहूं, मेरी बच्चों की सवाल, आपका सवाल क्या है? बेसिकली सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जी कि 93 मुझे मतलब मेरे तबाह बर्बाद हो गया, बेगुनाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। बेसिकली वो एक अपना वो उन्होंने जिक्र किया कि जिसमें
अगर आप सियासतदानों के प्रेशर के आगे खड़े हो जाएं और गलत काम क्या ना करें सजा तो फिर मिलती है आपको? लेकिन देखिए, येलो कैप भी जो स्कीम थी ना, वो एक रोजगार की स्कीम थी, वो स्कीम बुरी नहीं थी। उसको जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए उसको यूज़ किया, कर्जा ऐसे लोगों को दे दिया जो उसको दर हकीकत उसको क्वालिफाई नहीं करते थे और उन्होंने वापस नहीं किया। रोजगार की स्कीम देना बुरी बात नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन गलत है। सही। मैं कुछ जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बड़ा बुनियादी मसला था, टैक्सियों का बहुत बड़ा इशू था, जब दोबारा दे दी गई हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो रहा, पेट्रोल ही नहीं है यहाँ पे, गैस ही नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से हम गाड़ियां बांटे जा रहे हैं। आपकी बड़ी एक अहम खबर थी जो लाहौर में अगवा बराए तावान में बैंक का ऑफिसर मुलविस होते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक साहब ने जो है वो बताया है मीडिया को कि यहाँ पे जो बैंक्स के लोग और ऑफिशियल्स हैं जिनके इल्म में होता है कि आपका कितना अकाउंट है, उनके राब्ते हैं बकौल उनके गैंग्स के साथ, और वो उन्हें बता देते हैं कि फला आदमी की अकाउंट में इतनी रकम पड़ी। जो अगवा बराए तावान में ये बड़ा एक अलार्मिंग सामने आया। इससे पहले मैं इसको जोड़ता हूँ, एक और ख़बर थी जो कुछ अर्सा पहले आई थी कि जब डकैतियाँ बैंकों के सामने हुई तो उसमें पता चला कि वहाँ भी जो है वो लोग मिले हुए थे। मैं सबको नहीं कहता, ना मैं सब कैशियर्स को कहता हूँ, ना सब बैंक ऑफिशियल्स को कहता हूँ, जो भी इन्वॉल्व। बहरहाल ये एक बड़ा अलार्मिंग आया और इसमें मेरे ख्याल में बैंक्स को का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस के साथ तावन करें। और फिर ये इसकी एक और ऑर्गेनाइज, जिस तरह हम कराची को देखते हैं वहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, अब ये लगता है कि बाकी शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर आना शुरू हो गया। तो ये एक खौफ अंदर के लोग हैं वो शामिल होते हैं। मैंने एक कॉलर है हमारे साथ। जी आप ले लें कॉल, फिर मैं जो अदलिया की तकर्रियां हैं उनको उसी से ठीक है। सज्जाद है हमारे साथ सरगोदा से। हेलो, कॉल कर दी जी समी साहब। जो वकला की तंजीमें हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया जो एक बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है कि जुडिशल कमीशन जो है तकर्रियाँ करते वक्त अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नवाज रहा है और इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन है जो अदलिया की तकर्रियों में जिसकी वजह से एक बड़ा एक मामला खड़ा हो गया है। उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कुछ ऐसे जजेस, कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया गया है जो या तो एक मेरिट पर नहीं है, किसी एक और सूबे के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके चैम्बर को चलाते थे, कोई जो ये जो जुडिशल काउंसिल है इसके मेंबर के करीबी अजीज़ थे, किसी ने किसी को इसलिए नॉमिनेट कर दिया गया कि उसने इलेक्शन में अपनी वफादारियां तब्दील कर ली थी। यानी इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगा के 8-9 जजेस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि अब जो बार काउंसिल्स है हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में मीटिंग करें और हम इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे। कोई नई तहरीक शुरू, एक नई तहरीक। अब ये मैं किसी तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी जुडिशल कमीशन में हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और भी दूसरे जजेस हैं, उनसे यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मामले पर ज़रूर देखें, इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं और ये जो एतराज़ात हैं, अगर आला जजेस की तैनातियों पर ये एतराज़ होंगे तो ये जो एक पूरा एक सिस्टम है जिस पर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इसका तदारुक होना चाहिए। आज़ाद महर घोटकी से मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ एक कॉलर है। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 सवाल हैं। एक ये जो रेडियो टैक्स है इसके बारे में है कि ये रेडियो टैक्स रेडियो को बचाने के लिए तो कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टर समर मुबारक ने 8 अरब रुपए जो है मांगे थरकोल के लिए, अगर उनको दे दे तो कितने प्रॉब्लम जो हल हो सकते हैं, बिजली का है और जो तरक्याती कम कितनी हो सकते हैं, एक ये। और दूसरा जो आपका इशू चल रहा है वनी और कारोकारी, मैं जो डिस्ट्रिक्ट घोटकी के में एक निजी चैनल सिद्धि चैनल का रिपोर्टर हूँ। अभी क्या है कि ये सारे मसले हमारे यहाँ हो रहे हैं। इसके बाद जो हल ये है कि यहाँ पर जो तालीम, जो यहाँ पे तालीम जो न होने के बराबर है, इसी वजह से ये सही। बहुत शुक्रिया आज़ाद महर साहब आपका। पहला सवाल इनका बिल्कुल सही कहा उन्होंने और काजी साहब तो इस बात को बहुत एडवोकेट करते हैं। ये वाकई एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक फैक्टर होगा। अगर तालीम में ज़्यादा लोगों को दी जाए, उनको पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं, कानून क्या है और मोरालिटी क्या कहती है, तो यकीनन ये जो वनी की रस्म है इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। तालीम जब मैं कहता हूँ ना तो ये एक बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। बात यह कि फिर वहीं किस्सा आता है कि ये जो वसाइल हैं रियासत के जो हम टैक्स से इकट्ठा करते हैं, जब तक हम इनको ख़वाम की तरफ नहीं करते, और तालीम उसमें एक बहुत अहम लाजमा है, और उनकी माशी एम्पावरमेंट, औरत की माशी एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो एक पूरा एक फ्यूडल, जिसे आप अब फ्यूडल उस माने में तो नहीं
नहीं रहा, मगर एक कल्चर पसमानदगी का मौजूद है वहाँ पे। उसको अगर आप तोड़ के जदीद दुनिया में नहीं लेके आते इन लोगों को, और एक अनइवन डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल ही ऐसे मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि ये जो अनइवन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं BMW में बैठ के या जो भी गाड़ी पे बैठ के, और सामने जो है हाल 5000 साल पुराना चल रहा है। तो ये जो इनके दरमियान का फासला है ये खत्म। एक कॉलर हमारे साथ सऊदी अरब से, कुलसुम, इनका सवाल ले लेते हैं, जवाब कल देंगे, वक्त कम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कुलसुम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी क्या सवाल है जी आपका? जी मेरा सवाल है आपका जो ये टॉपिंग चल रहे मौजू औरत के बारे में। जी जी बोलिए बोलिए। तो मैं ये कहता हूँ सारा जी हुकूमत की गलती है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो उनकी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही थी। बिल्कुल इसका जवाब हम कल देंगे, बल्कि अभी दे देते हैं कि वाकई ये इस तरह के वाक़यात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की गलती है। अगर सजा सख्त हो और वाकई मिल जाए जुर्म करने वालों को, तो शायद इन वाक़यात। अच्छा, जाते जाते आप अपनी उस खबर का जिक्र कर दें। नेटो सप्लाई पर बड़ी एक लंबी बहस चलती रही, इस पर सिफारिशात दी गई कि आप खुलने के चांसेस ज़रा मुख्तसरन बता। भाई जो सिफारिशात आई हैं, हमें ज़राए ने ये बताया कि बिल्कुल उसमें ये कहा गया कि नेटो सप्लाईज खोल देनी चाहिए, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और ड्रोन जो हैं उन पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन नेटो रूट को बहाल करने से कबल उन्होंने कहा कि कोई टैक्स लगाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पूरा हो। ये सिफारिशात अच्छी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस पे होगा क्या। एक और बड़ी खबर अहम है, मगर ये खबर इज नॉट गोइंग टू गो अवे। ईरान पर यूं लगता है कि हमले का फैसला कर लिया है उन्होंने। जो खबरें आई हैं इसके बहुत खौफनाक असरात होंगे मिडिल ईस्ट पर भी और पाकिस्तान में। इसका चर्चा हम कल करेंगे। चलें, इस पर हम डिस्कस कल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।